हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th के अर्थशास्त्र के अध्याय 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के सारे पॉइंट का डिस्कस कराने वाला हूं। फ्रेंड, आप इसे ध्यान से देखते हैं तो आप इस अध्याय से पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए फ्रेंड, आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट का वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। आप देख रहे हैं क्लास 10th अर्थशास्त्र यानी क्लास 10th का पहला जो बुक है हम फ्रेंड अर्थशास्त्र लिए हैं। और अर्थशास्त्र के जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 में अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है। इसके बारे में जितने भी सारे जो पॉइंट हैं एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है फ्रेंड उपनिवेश, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। उपनिवेश, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था, ठीक है। तो फ्रेंड, परीक्षा में पूछा जाता है इससे कि उपनिवेश किसे कहते हैं या उपनिवेश से आप क्या समझते हैं, तो इसका परिभाषा आप भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि उपनिवेश क्या है। उपनिवेश का मतलब होता है, आप शॉर्ट से समझें, कि किसी देश किसी दूसरे देश पर का गुलाम करके रखा हो या दूसरे देश को अपने अधिकार में कर रखा हो, तो वैसे देश जो है उस देश का क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, भारत जो है ब्रिटेन के उपनिवेश में था, यानी ब्रिटेन का भारत में शासन था, ठीक है। और तो ऐसे देश क्या कहें, यानी भारत जो है उस देश का क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे फ्रेंड उपनिवेश के बारे में। तो फ्रेंड देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट को। आपका है दूसरा जो पॉइंट है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। फ्रेंड, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप इसे आसान से परिभाषा दे सकते हैं। तो समझते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, यानी मत कहने के मतलब फ्रेंड ये है कि जिससे यानी कोई भी हम काम करते हैं, ठीक है, या देखते हैं कोई टीचर है स्कूल में जा रहा है पढ़ाने के लिए, या फिर कोई भी कर्मचारी है अपने काम कर रहा है और उस जो काम करता है उसके बदले जो उसको मंथली दिया जाता है या उससे जो इनकम करता है उसी को क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया कहलाता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएँ, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। आप इसे ध्यान देंगे कि ये जो प्रश्न है फ्रेंड भी आई हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न इससे पूछ दिया जाता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आप क्या देंगे इसका आंसर, विकासशील अर्थव्यवस्था है, ठीक है। फिर फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, अर्थव्यवस्था का अर्थ। अब हम समझेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ के बारे में। किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, उसको क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था का अर्थ कहेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो आप इसे जो है आप इसका आंसर दे सकते हैं इससे, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे फ्रेंड अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था की संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या इसका आंसर देंगे, 3 भागों में, है ना। जो आप देख रहे हैं ये तीनों दे सकते हैं। अब फ्रेंड इसके बारे में एक एक करके इसके परिभाषा सहित समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ्रेंड इसे जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है दोनों में पूछा जाता है। आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें और देखें, ठीक है। तो समझते हैं, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, प्राथमिक क्षेत्र को, ठीक है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से
वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप इस मतलब है कि कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सारे किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपालन किस क्षेत्र में आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में। मछली पालन किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड, ये सब जो सारे जितने भी लिखा रहे हैं आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जो देख रहे हैं याद करें। तो चलते हैं फ्रेंड, फिर दूसरे पॉइंट को समझते हैं। द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है खनिज, व्यवसाय, निर्माण है ना, कार्यजन, उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। ठीक है, तो परीक्षा ऑब्जेक्टिव में फ्रेंड ये भी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि जो गैस और बिजली जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप इसका क्या आंसर देंगे? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो किस क्षेत्र को द्वितीय यानी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? तो आप क्या देंगे? द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, फिर समझते हैं तीसरा जो है तृतीय क्षेत्र ना, आप इसके बारे में समझेंगे। तृतीय क्षेत्र, तो तृतीयक जो क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आप याद करें रखेंगे। इसके अंतर्गत जो है बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं की सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे फ्रेंड तृतीय क्षेत्र के बारे में। जैसे बैंक हो गया, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार आदि है ना, सारे जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ जानेंगे अर्थव्यवस्था की प्रकार। ठीक है, और इससे भी पहले अर्थव्यवस्था के संरचना के आधार पर हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी विश्व के आधार पर पढ़ेंगे ना। तो विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो ये 3 प्रकार की पाई जाती है। अब एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहला है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। ठीक है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। ये सब किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं? तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। यानी पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है फ्रेंड, यानी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहेंगे जिसका जो स्वामित्व जो होता है, यानी अधिकार साधनों का, जिसका साधन का अधिकार होता है एक निजी व्यक्तियों के पास होता है। तो ऐसे जो अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, और दूसरा है सामाजिक अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है, यानी मालिक जो होता है, संचालन देश की सरकार के पास होता है। हाँ फ्रेंड, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था क्या कहेंगे? ऐसे अर्थव्यवस्था को कहेंगे जिसका जो अधिकार है, उस अर्थव्यवस्था का जो अधिकार यानी साधन का जो अधिकार है वो देश की सरकार के पास होता है। ठीक है, ऐसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखते हैं जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आप इसे याद रखेंगे, चीन, क्यूबा जो है ये दोनों देश हैं और वहाँ पे क्या कैसी अर्थव्यवस्था है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तीसरा है फ्रेंड मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवाद तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। इसका मतलब है दोनों के पास होगा साधन जो है, साधनों का जो मालिक होगा वो सरकार तथा निजी व्यक्तियों के भी पास होता है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे हम? अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और भारत जो है फ्रेंड भारत में जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट है आपका। भारत में एक योजना आयोग है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाता है। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड कि जो भारत में एक योजना आयोग है, आप जानते होंगे योजना आयोग है, और आने वाले 5 वर्षों के लिए क्या करता है? आर्थिक विकास की योजना बनाता है। तो आर्थिक विकास का जो योजना कौन बनाता है? योजना आयोग। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और दूसरा जो फ्रेंड जो पॉइंट है समझेंगे,
भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड, VVI क्वेश्चन है। अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, क्योंकि वो भी वीडियो को देख पाएँ। तो चलते हैं फ्रेंड, फिर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब जो समझेंगे यहाँ पे, वर्ष 2014 को योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर नीति आयोग कर दिया गया। यानी कहने के मतलब फ्रेंड है, जो योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, अब उसका नाम परिवर्तित कर योजना आयोग कर दिया गया। यह जो घोषणा हुआ था फ्रेंड 2014 में, लेकिन यह पूर्ण रूप से जो उसका नाम परिवर्तित कर 2015 में हो गया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर 2015 भी दे सकते हैं। तो योजना आयोग का नाम परिवर्तित भारत में योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर नीति आयोग कर दिया गया है। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इससे पहले मैंने फ्रेंड नीति आयोग के बारे में समझा कि नीति आयोग जो है का गठन कब किया गया, और अब यहाँ जानेंगे नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। तो यह भारत के प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है, उसका अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग, नीति आयोग के, ठीक है। दूसरा फिर पॉइंट है फ्रेंड, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट समझेंगे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर आपसे फ्रेंड पूछा जाए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि भारत की जो प्रथम जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो उस समय फ्रेंड पंडित जवाहरलाल नेहरू थे शुरुआत में, तो इसीलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी कौन होंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाए कि वर्तमान में कौन नीति आयोग के कौन अध्यक्ष है, तो क्या बताएंगे? नरेंद्र मोदी, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट में भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। तो वर्तमान में भारत के नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956 थी। फिर समझते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, आर्थिक नियोजन का अर्थ, या फिर आपसे पूछा जाए आर्थिक नियोजन क्या है, तो इसका परिभाषा आप दे सकते हैं। तो समझते हैं, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, ठीक है। यह मेरा हो गया आर्थिक नियोजन का अर्थ। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो यह परिभाषा लिख सकते हैं आप। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। यानी भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग कहते हैं NDC, ठीक है, NDC। तो आपसे परीक्षा में ये भी पूछा जाता है फ्रेंड, NDC का फुल फॉर्म, तो आप इसे देंगे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को किया गया था, आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या, समझते हैं, ठीक है। लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो समझते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। जैसे कहने का मतलब ये फ्रेंड कि कोई यानी किसी को भी कोई वस्तु की आवश्यकता हो, जैसे कि कहने का मतलब हमको चावल की आवश्यकता हो गया, ठीक है, और किसी दूसरे व्यक्ति को आलू की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे हम
उससे जो है वो जो व्यक्ति है हमसे चावल ले सकता है, और हमें अगर चावल है मेरे पास, हमें आलू की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति से हम आलू ले सकते हैं। यानी वस्तुओं का आदान प्रदान। कहने का मतलब है कि हम एक वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को दिए और उस व्यक्ति से उस वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु को लिए, ठीक है। उसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। चलते हैं फ्रेंड, फिर नेक्स्ट समझते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम एटीएम कहते हैं। यानी बैंक के जिस चिन्हित स्थान से हर समय है ना पैसे निकालने की सुविधा होती है उसे हम क्या कहते हैं? एटीएम कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एटीएम किसे कहते हैं तो आप एटीएम की परिभाषा दे सकते हैं। परीक्षा में इसका यह भी पूछा जाता है कि एटीएम का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका जो फुल फॉर्म एटीएम का होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है। आप याद रखेंगे फ्रेंड, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। तो अब फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु से वस्तु का लेन देन। कहने का मतलब है फ्रेंड, वस्तु से लेन देन, ठीक है। तो हम वस्तु विनिमय प्रणाली पहले समझ चुके हैं, यानी इसका शॉर्ट में आप समझिए कि वस्तु से वस्तु का लेन देन, ठीक है, उसी को कहते हैं हम वस्तु विनिमय प्रणाली। और आपका फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, मौद्रिक प्रणाली, ठीक है। मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय। जैसे अब पहले जो फ्रेंड वस्तु विनिमय प्रणाली था, लेकिन अब जो है मौद्रिक प्रणाली हो गया, जिससे कि हम मुद्रा से किसी वस्तु को खरीद लेते हैं, ठीक है, या खरीदते हैं, इसी को कहते हैं मौद्रिक प्रणाली, ठीक है। आपका फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। आपका फिर है नेक्स्ट डेबिट कार्ड, ठीक है। आप समझेंगे डेबिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट जो कार्ड है बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड। से फ्रेंड देखे होंगे कि बैंक के द्वारा एक प्लास्टिक का कार्ड दिया जाता है ना, जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग करना, ठीक है। आप देखे होंगे फ्रेंड कि एक बैंक से जो है प्लास्टिक का कार्ड दिया जाता है, जिससे कि अपनी राशि को निकाल कर उपयोग कर सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं डेबिट कार्ड। फिर समझते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड है, जिसके आधार पर है ना धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना, ठीक है। यानी सेम वही है फ्रेंड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का क्या माना जाता है? एक प्रमुख सूचक माना जाता है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। आपका फिर है नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय आय। यानी आप जानेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है या फिर राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो जानते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में जो उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के जो मौद्रिक जो मूल्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं। आपके अगर परीक्षा में पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं या राष्ट्रीय आय क्या है, तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं इससे, ठीक है। फिर समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। यानी कहने का मतलब है आर्थिक विकास का जो माप करने के लिए, यानी यहाँ पर फ्रेंड माप होगा, ठीक है। माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचक माना जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। यानी आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, तो इसका परिभाषा दे सकते हैं। तो समझते हैं प्रति व्यक्ति आय, तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय आय को, यानी जो राष्ट्र में जो इनकम होगा, वो इनकम को देश की कुल जनसंख्या से जब भाग देंगे और जो भागफल आएगा वह भागफल क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। आप समझ गए होंगे फ्रेंड। चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय। देखिए इसका आप जानेंगे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय
बटे कुल जनसंख्या। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति के आय का जो फार्मूला है फ्रेंड, यानी राष्ट्रीय, अगर प्रति व्यक्ति का आय अगर निकालना चाहेंगे तो जो राष्ट्रीय आय है अगर उसमें कुल जनसंख्या से अगर भाग दे देंगे और जो भागफल आएगा वह मेरा प्रति व्यक्ति आय आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी मानव विकास जो रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, यानी जिसको कि हम इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी मानव विकास जो रिपोर्ट कौन प्रकाशित करते हैं, तो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, आप याद रखेंगे फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। आपका फिर समझेंगे, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं, तो 3 सूचक हैं। पहला है जीवन आशा, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा है जीवन स्तर। जो मानव विकास सूचकांक के जो 3 सूचक हैं, यानी इसी सूचक के आधार पे क्या होता है, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। ठीक है, आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड मानव विकास सूचकांक। ठीक है, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको कि हिंदी में वो शॉर्ट में कहते हैं HDI। ठीक है, और इसका हिंदी हो गया मानव विकास सूचकांक। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, HDI का फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अगर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया। तो भारत में पहली जो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया था, तो वर्ष 2002 में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 को भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया। आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड, भारत की पहली राष्ट्रीय मानव माने भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया तो कौन किया, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग कहते हैं NHDR। ठीक है, क्या कहेंगे इसके शॉर्ट में, NHDR राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। फिर समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट बिहार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो बिहार में लोकनायक यानी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है फ्रेंड इससे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण। लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण। तो देखिए फ्रेंड इसमें दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न छिपा हुआ है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है, सारे के सारे आप आंसर इसका दे सकते हैं। इसलिए खाली सिर्फ पॉइंट को समझें और 1 से 2 बार वीडियो को देखें, सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएगा, क्योंकि आप अपने परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार में लोकनायक जो है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। तो लोकनायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है बिहार अति पिछड़ेपन राज्यों में गिना जाता है। यानी किस राज्य को पिछड़ेपन कहा जाता है, या यहाँ पर याद रखिए कि बिहार जो है अति पिछड़ेपन राज्यों से में गिना जाता है, जिससे भारत में जितने भी राज्य हैं उससे सबसे पिछड़ा बिहार को ही माना जाता है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित हैं। आप जानेंगे फ्रेंड यहाँ पे बिहार जो पिछड़ेपन है इसका क्या कारण है। ठीक है, एक निम्नलिखित कारण को हम जानेंगे एक का करके। ठीक है, पहला है तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा है आधारित संरचना का भाव, तीसरा है कृषि पर निर्भरता, चौथा जो कारण है बाढ़ तथा सूख से क्षति, पाँचवा कारण है औद्योगिक पिछड़ापन, छठा कारण है गरीब, सातवां जो कारण है खराब विधि व्यवस्था। ठीक है, और आठवां जो है कुशल प्रशासन का अभाव। तो ये सारे जो हैं फ्रेंड बिहार के पिछड़ेपन के कारण हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित क्या हैं, या बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या हैं, आप इसे लिखें तो आप इसे सारे जो कारण हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड,
तो चलते हैं फिर दूसरे पॉइंट को देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने उपाय। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या हैं, लिखें तो आप लिखेंगे। तो हम सबसे पहले एक कर समझते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं। पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है कृषि का तेज़ी से विकास। तीसरा उपाय है बाढ़ पर नियंत्रण। चौथा उपाय है आधारिक संरचना का विकास। पाँचवा उपाय है उद्योगों का विकास। छठा जो उपाय है गरीबी दूर करना। और सातवां जो उपाय है फ्रेंड वो है शांति व्यवस्था की स्थापना। आठवां है स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। नौवां जो उपाय है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। ठीक है, ये सारे जो फ्रेंड था वो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय था। तो आप इसे बढ़िया से याद करें, ठीक है। जो कि परीक्षा में बार बार इससे पूछा जाता है प्रश्न कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय लिखें, या इसका बिहार के जो पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय क्या है आप इसे लिखें। तो आप ये सारे उपाय लिख सकते हैं। चलते हैं फ्रेंड, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अगला जो पॉइंट है गरीबी रेखा, ठीक है। गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन किया गया है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है। तो गरीबी जो रेखा निर्धारित जो किया जाता है वो कैलोरी मापदंड पर किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, ठीक है। अगर कहने का मतलब है फ्रेंड, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी से अगर कोई कम है प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति का प्रतिदिन कम है इतना कैलोरी इसका कम, यानी 2400 से कैलोरी अगर कम इसको मिल रहा है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का, तो यह गरीबी रेखा से नीचे समझा जाता है। और शहरी क्षेत्र में 2100 से अगर प्रति व्यक्ति का प्रतिदिन अगर जो आहार है वो कम है तो उसको क्या कहेंगे, वो गरीबी क्षेत्र में वो यानी गरीबी यानी या फिर गरीब समझा जाता है, या गरीबी रेखा के नीचे समझा जाता है, ठीक है। तो फिर समझते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट है नरेगा, ठीक है। नरेगा को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। नरेगा का फुल फॉर्म क्या लिखेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर आपको हिंदी में पूछा जाए कि नरेगा से आप क्या, या नरेगा किसे कहेंगे, या नरेगा का फुल फॉर्म तो आप बताएंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। आप समझते हैं फ्रेंड नरेगा के बारे में। तो ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है, ठीक है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। फ्रेंड इससे जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि नरेगा के द्वारा ग्रामीण मजदूरों को कितने साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो आप इसे याद रखेंगे 100 दिनों की, ठीक है। फिर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। वर्ष 2015 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर मनरेगा कर दिया गया। तो नरेगा का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया, मनरेगा, ठीक है। तो कब किया गया, तो 2015 में। आप याद रखेंगे फ्रेंड, वीआई क्वेश्चन है, और इसमें जितने भी जो पॉइंट करा रहे हैं फ्रेंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे एक एक करके याद करें और 1 से 2 बार वीडियो को देखें, आपको सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएगा, ठीक है। फिर समझते हैं मनरेगा के बारे में। मनरेगा क्या है, तो मनरेगा MNREGA मनरेगा यानी कहने का मतलब इसका जो फुल फॉर्म है फ्रेंड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा का जो इसको फुल फॉर्म अगर हम समझेंगे तो क्या कहेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। तो फिर समझते हैं फ्रेंड नेक्स्ट जो पॉइंट के बारे में। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखेंगे फ्रेंड, ठीक है। तीसरा पॉइंट है भारत एक विकासशील देश है। भारत किस प्रकार का देश है, तो भारत एक विकासशील देश है, ठीक है।
आपका नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। भारत में जो आर्थिक विकास का जो श्रेय है किसे दिया जाता है, तो नियोजन को दिया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित देश कहा जाता है। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा उस देश को क्या कहेंगे, विकसित देश कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है उस देश को क्या कहेंगे, विकसित देश कहेंगे। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड कि आर्थिक विकास की जो माप करने के लिए प्रति व्यक्ति के आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिहार को पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है या फिर कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे, बिहार को पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। ठीक है। आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। तो बिहार के विकास में जो बाढ़ जो है क्या है, बहुत बड़ा बाधक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। तो बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो मेरा फ्रेंड जो क्लास 10 का अर्थशास्त्र अध्याय 1 यानी अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का जितने भी सारे पॉइंट है मैंने इस वीडियो में कवर किया है। फिर जो अगले जो अध्याय हैं उस अध्याय को अगले वीडियो में आप लोग के लिए लाएंगे। तो मेरे यूट्यूब पर अगर बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए